कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले पार्ट को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अगले दिन सुबह जब सिया उठी तो उसके चेहरे पर पिछली रात के बाद एक अजीब सी शांति थी, जैसे लंबे समय बाद उसने अपने दिल का बोझ हल्का किया हो। उसकी माँ ने भी उसे सामान्य तरीके से तैयार होते देखा तो उनके चेहरे पर सुकून था। सिया ने जल्दी से नाश्ता किया और अपने छोटे से बेटे समर के माथे को चूम कर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर उसके मन में एक नया आत्मविश्वास था, जैसे अब वो अकेली नहीं है। ऑफिस पहुंचते ही उसने अपने काम की फाइल्स उठाई ही थी कि उसके बॉस अनुराग जी ने उसे अपने केबिन में बुलाया। सिया, जरा बैठो। उनकी आवाज़ में सामान्य शक्ति के साथ एक अलग सी नरमी भी थी। सिया सामने बैठ गई। जी सर, अनुराग जी ने अपनी कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा। एक बहुत बड़ा काम है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे संभालो। सिया ने ध्यान से उनकी बात सुनी। मेरी बेटी की शादी है अगले महीने और उसके हर फंक्शन की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। सिया एक पल के लिए चौंकी, लेकिन फिर तुरंत बोली, सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले। अनुराग जी हल्के से मुस्कुराए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तभी तो ये काम दे रहा हूँ। उन्होंने टेबल से एक फाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद भी एक यूनिक प्लान बनाओ। सिया ने फाइल ले ली। जी सर, और हाँ, अनुराग जी ने आगे कहा, आज शाम को मेरे घर चलना होगा तुम्हें। मेरी पत्नी और बेटी से भी मिल लो। तुम लोग आपस में बात करके प्लान फाइनल कर लेना। सिया ने सिर हिलाया। ठीक है सर। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद सिया अनुराग जी के साथ उनके घर पहुंची। बड़ा सा लेकिन बेहद सादगी से सजा हुआ घर था। अंदर आते ही उसे एक अपनापन महसूस हुआ। आओ सिया, अनुराग जी ने अंदर बुलाते हुए उसे कहा। नीलिमा, जरा इधर आओ। कुछ ही पल में एक सौम्य सी महिला बाहर आई। उनके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। ये सिया है, अनुराग जी ने परिचय कराया। बहुत ही टैलेंटेड पार्टी ऑर्गेनाइजर है और तुम्हारी बेटी की शादी के सारे फंक्शन यही संभालेगी। नीलिमा जी ने मुस्कुराते हुए सिया का हाथ थाम लिया। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर बेटा। सिया ने भी झुककर नमस्ते किया। मुझे भी मैम। तभी सीढ़ियों से एक खुशमिजाज लड़की नीचे आई। डैड, आपने बुलाया? निया, ये सिया है, अनुराग जी ने कहा। तुम्हारी शादी के सारे अरेंजमेंट्स यही करेगी। निया ने जैसे ही सिया को देखा उसके चेहरे पर उत्साह आ गया। ओह, सो यू आर द वन। वह जल्दी से उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत खुश हूँ कि आप ये सब हैंडल करेंगी। उसकी बातों में बनावट नहीं, सच्चाई थी। अनुराग जी हंसते हुए बोले, मैं कब से कह रहा हूँ इसे कि बड़ी ब्रांच में काम करो, लेकिन पता नहीं क्यों ये मानती ही नहीं है। बहुत ही टैलेंटेड है। एक बार इसका काम देखोगी ना निया, तो खुद मोहित हो जाओगी। सिया ने हल्की मुस्कान दी। सर, मुझे यहाँ काम करके सुकून मिलता है। खैर, उन्होंने कहा, तुम लोग आराम से बैठकर बातें करो, और वो वहाँ से हट गए। नीलिमा और निया सिया के साथ बैठ गई। तो सिया, तुमने पहले भी बड़े इवेंट्स किए हैं? नीलिमा जी ने पूछा। जी मैम, सिया ने सादगी से जवाब दिया। मैं कोशिश करती हूँ कि हर फंक्शन खास लगे और कुछ अलग भी। ये तो तुम्हारी बातों से ही समझ आ रहा है, निया ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी शादी को लेकर, और मैं चाहती हूँ कि हर फंक्शन थोड़ा अलग और ख़ास हो। सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आप टेंशन मत लीजिए, हम मिलकर इसे आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत समय बना देंगे। निया उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और एक फ़ोटो दिखाते हुए बोली, ये है मेरे फियांसो वीरेन। सिया ने फ़ोटो देखा। एक सुलझा हुआ और आत्मविश्वासी युवक। बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसने सहजता से कहा। निया के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। वो अमेरिका में रहते हैं, उनका बिजनेस वही है, उनकी पूरी फैमिली वहीं रहती है, लेकिन यहाँ दिल्ली, गोवा और मुंबई में भी उनके बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स हैं। वो अपने ससुराल वालों के बारे में बता रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी घमंड नहीं था।
बस एक सच्ची खुशी थी, जैसी एक लड़की के चेहरे पर अपने होने वाले जीवन साथी और नए रिश्तों के बारे में बात करते समय होती है। सिया उसे देखती रह गई। उसे अच्छा लगा कि इतने बड़े स्टेटस के बाद भी निया इतनी सरल और सहज है। आप बहुत लकी हैं, सिया ने मुस्कुराकर कहा। और तुम? नेहा ने सहजता से पूछा। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? सिया एक पल को रुकी, लेकिन फिर बोली, मेरी माँ और मेरा बेटा, बस वही मेरी दुनिया है। निया ने बिना किसी जजमेंट के सिर हिलाया। आई रिस्पेक्ट दैट। फिर वो थोड़ा आगे झुककर बोली, सिया एक बात पूछूं? जी। क्या तुम सिर्फ मेरी वेडिंग प्लानर बनोगी या मेरी दोस्त भी? उसके सवाल में सच्चाई थी। सिया कुछ पल चुप रही, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। दोस्ती मुझे भी मंजूर है, निया खुश होकर बोली। डन। फिर उसने हंसते हुए कहा, वैसे ये रिश्ता मेरे भाई ने तय किया है, मेरे मामा के बेटे हैं। लेकिन सच कहूँ तो वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मम्मी पापा भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उसकी आवाज़ में भरोसा था। वो कल आने वाले हैं, तब मैं तुम्हें उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी। सिया ने सिर हिलाया। जरूर। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। सिया ने हर फंक्शन के लिए अलग अलग थीम्स, डेकोर आइडियाज़ और प्लानिंग के तरीके समझाए। उसकी बातों में इतनी स्पष्टता और समझदारी थी कि नीलिमा और निया दोनों ही उससे बहुत प्रभावित हो गईं। उन्हें ये देखकर अच्छा लगा कि इतनी सादगी में भी कितना टैलेंट छुपा हुआ है। और सिया को भी ये परिवार बहुत अच्छा लगा। इतना पैसा और रुतबा होने के बाद भी उनमें ज़रा सा भी घमंड नहीं था। रात काफ़ी हो चुकी थी जब सिया वहाँ से निकलने लगी। निया ने उसे गले लगाकर कहा, कल फिर मिलते हैं। और सिया मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसकी ज़िंदगी में धीरे धीरे फिर से कुछ अच्छा लौट रहा हो। रात हो चुकी थी जब सिया अपने घर पहुंची। दरवाज़ा खोलते ही उसे घर की वही जानी पहचानी खुशबू मिली जिसमें अपनापन बसा हुआ था। अंदर उसकी माँ और समर फर्श पर बैठे कुछ खेल रहे थे। जैसे ही सिया अंदर आई, उसकी माँ ने उसे देखा और तुरंत उठकर खड़ी हो गई। आ गई बेटा? उनकी आवाज़ में चिंता और स्नेह दोनों थे। सिया ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे की थकान साफ झलक रही थी। वो जाकर सोफे पर बैठ गई और सिर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर ली। तभी समर ने अपनी माँ को इस हालत में देखा तो खेल छोड़कर तुरंत दौड़ता हुआ किचन में गया। अपने छोटे छोटे हाथों से गिलास में पानी भरकर बड़ी सावधानी से लेकर आया और सिया के पास खड़ा हो गया। मम्मा, बहुत थक गई हो ना? उसकी तोतली आवाज़ में इतनी मासूमियत थी कि सिया ने धीरे से आंखें खोली। समर गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये पानी पी लो मम्मा। सिया का दिल उस पल जैसे पिघल गया। उसने गिलास लिया और एक घूंट पानी पिया, फिर समर को अपनी गोद में खींच लिया। मेरा बच्चा। उसकी आंखों में नमी आ गई। सारी थकान जैसे पल भर में गायब हो गई। उसने उसे कसकर गले से लगा लिया। समर उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालकर मुस्कुरा रहा था। मैं अच्छा बच्चा हूँ ना? सिया ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, सबसे अच्छा। दूर खड़ी उसकी माँ ये सब देख रही थी। उनकी आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने दोनों की नज़र उतारी और धीरे से बोली, हे भगवान, मेरी बच्ची की दुनिया ऐसे ही खुशियों से भरी रखना। फिर वो किचन में गई और सिया के लिए चाय बनाकर लाई। ले बेटा, चाय पी ले। सिया ने कप थामते हुए मुस्कुराकर कहा, थैंक यू माँ। समर अभी भी उसकी गोद में बैठा था। मम्मा, मैंने सोचा था आप आओगे तो हम पार्क खेलने जाएंगे। उसने थोड़ी उदासी से कहा, लेकिन आप तो बहुत थकी लग रही हो। हम कल चलेंगे ना मम्मा? सिया ने उसके गाल को प्यार से दबाया। हाँ बेटा, आज रात हो गई है ना, हम कल सुबह पार्क चलेंगे पक्का। समर खुश होकर मुस्कुरा दिया। रात को तीनों ने साथ में खाना खाया। सिया समर को अपने हाथों से खिला रही थी और समर अपने छोटे छोटे हाथों से कभी रोटी का टुकड़ा तोड़कर सिया के मुंह में डाल देता। मम्मा, आप भी खाओ। उसकी ये छोटी छोटी हरकतें सिया के दिल को भर देती थी। उसकी माँ ये सब देखती तो उनके चेहरे पर संतोष होता। खाने के बाद समर जल्दी ही सो गया। सिया उसे सुलाकर खुद भी उसके पास बैठी रही। उसके बालों में हाथ फेरती रही, जैसे उसकी हर सांस में सुकून ढूंढ रही हो। अगले दिन संडे था। सुबह होते ही समर उठते हुए बोला, मम्मा, आज पार्क चलेंगे ना?
सिया ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया। हाँ बेटा, पहले ब्रेकफास्ट कर लो। दोनों ने साथ में नाश्ता किया और फिर सिया उसे लेकर पास के पार्क में चली गई। पार्क में बच्चों की चहल पहल थी, हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी। समर वहां पहुंचते ही दूसरे बच्चों के साथ खेलने में लग गया। सिया थोड़ी देर बेंच पर बैठकर उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक गहराई थी जो सिर्फ वो खुद समझ सकती थी। कुछ देर बाद खेलते खेलते 2-3 बच्चे समर के पास आए और वो बात करने लगे। तुम्हारे पापा नहीं आते क्या? एक बच्चे ने पूछा। हमारे पापा तो हमें रोज़ यहाँ लाते हैं, दूसरे ने कहा। देखो, मेरे पापा मुझे झूला झुला रहे हैं, तीसरे बच्चे ने अपने पिता की तरफ इशारा किया। समर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी नज़रें इधर उधर भटकने लगी, जैसे वो जवाब ढूंढ रहा हो। दूर बैठी सिया के कानों में ये शब्द साफ साफ पहुँचे। उसका दिल जैसे एकदम से भारी हो गया। उसने समर की तरफ देखा। उसके छोटे से चेहरे पर उलझन थी। सिया के अंदर कुछ टूटने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने जल्दी से आंसू पोंछ लिए ताकि समर उसे देखकर और परेशान ना हो। उसने सोचा था कि वो अपने बच्चे को हर दर्द से बचा लेगी, लेकिन शायद कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उस पल सिया के दिल में एक अनकही टीस उठ रही थी और वहीं से उसकी ज़िंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी, जहां अतीत की परछाइयां फिर से उसका पीछा करने वाली थी। पार्क से लौटते हुए सिया ने समर का हाथ थाम रखा था। रास्ते भर समर पहले जैसा चहक नहीं रहा था। उसकी चाल धीमी थी और नज़रें जैसे कहीं खोई हुई थी। सिया बीच बीच में उसे देखती तो उसके दिल में हल्की सी कसक उठती। घर का दरवाज़ा खुलते ही उसकी माँ ने मुस्कुराकर पूछा, आ गए तुम लोग? कैसा रहा पार्क? सिया ने बस सिर हिलाया और समर को अंदर ले आई। समर चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। उसके छोटे छोटे हाथ आपस में उलझे हुए थे। सिया ने बैग रखकर उसकी तरफ देखा तो महसूस किया कि उसकी चुप्पी साधारण नहीं है। वो उसके पास जाकर बैठी। क्या हुआ मेरे बच्चे को? उसने धीरे से पूछा। समर ने उसकी तरफ देखा। उस नज़र में मासूमियत थी, लेकिन आज उसमें एक सवाल भी था जो उसकी उम्र से बड़ा लग रहा था। मम्मा, उसने धीरे से पुकारा। सिया का दिल धक से रह गया। हाँ बेटा, उसने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। समर कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो, फिर बोला, मेरे पापा कहाँ हैं मम्मा? सिया की उंगलियां उसके बालों में ठहर गई, जैसे समय अचानक रुक गया हो। उसने कुछ कहने के लिए होठ खोले, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आई। समर ने फिर पूछा, सबके पापा आते हैं मम्मा, पार्क में भी और स्कूल में भी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी, तो मेरे पापा क्यों नहीं आते मम्मा? उसके हर शब्द सिया के दिल को चीरते चले गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, कौन सा सच बताए और कैसे बताए। इतने में उसकी माँ किचन से बाहर आई और उन्होंने माहौल की गंभीरता को महसूस किया और तुरंत पास आकर बोली, अरे बेटा छोटू, ये सब देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का लंच बनाया है। पता है क्या? आलू के पराठे तुम्हें बहुत पसंद है ना? उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन समर ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नज़रें अब भी सिया पर टिकी थी, जैसे वो उसी से जवाब चाहता हो। मम्मा, उसने फिर धीरे से कहा। इस बार उसकी आवाज़ में हल्की कपकपी थी। क्या पापा ऐसे होते हैं मम्मा, जिनके बारे में पूछने से मम्मा रोने लगती हैं? ये सुनते ही सिया के आंसू अब रुक ही नहीं पाए। एक बूंद उसके गाल से लुढ़क कर नीचे गिर गई। समर ने वो आंसू देखा और शायद उसी पल कुछ समझ गया जो उसे समझना नहीं चाहिए था। वो तुरंत उठकर सिया के पैरों से लिपट गया। मम्मा, मैं नहीं पूछूंगा, कभी नहीं पूछूंगा पापा के बारे में। मुझे आपकी आंखों में आंसू नहीं चाहिए। उसकी आवाज़ टूट रही थी। आप मत रो मम्मा, प्लीज़। सिया का दिल जैसे बिखर गया। उसने झट से उसे अपनी बाहों में उठा लिया और सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, नहीं। उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुम्हें पूछने का पूरा हक है। तुम जो भी पूछोगे मैं जवाब दूंगी। लेकिन वो खुद जानती थी कि उसके पास जवाब नहीं है, या यूं कहें कि जो जवाब है वो एक मासूम बच्चे के लिए बहुत भारी है। समर उसके सीने से लगा हुआ था।
उसकी छोटी छोटी उंगलियां सिया के कुर्ते को कसकर पकड़े हुए थी, जैसे उसे खोने से डर रहा हो। सिया उसे सहलाती रही, लेकिन उसके अपने आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी माँ पास खड़ी ये सब देख रही थी। उनकी आंखें भी भर आई। उन्होंने धीरे से आगे बढ़कर दोनों को अपने आंचल में समेट लिया। उस छोटे से कमरे में 3 दिल थे, तीनों टूटे हुए, लेकिन एक दूसरे के सहारे जुड़े हुए। सिया के मन में तूफान चल रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। उसने सोचा था कि वो अपने बच्चे को हर सवाल से बचा लेगी, हर दर्द से दूर रखेगी, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि दुनिया के सवालों से भागा नहीं जा सकता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपके पैदा होने के साथ ही आते हैं, और अब उसे अपने बच्चे के लिए मजबूत बनना होगा, बहुत मजबूत। उसने समर के सिर को चूमते हुए मन ही मन कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे खुद कितना भी दर्द क्यों न सहना पड़े। समर धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी सिसकियां थम गई, लेकिन उसकी पकड़ अब भी ढीली नहीं हुई थी, जैसे वो अपनी मम्मा को छोड़ना ही नहीं चाहता हो। सिया ने उसे और कसकर सीने से लगा लिया। उस पल में एक माँ और उसके बच्चे के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। दर्द से, सवालों से, और उस अनकहे वादे से कि जो चाहे जो भी हो वो हमेशा साथ रहेंगे। इधर सुबह की पहली किरण जैसे ही अनुराग जी के आलीशान घर की बड़ी बड़ी खिड़कियों से अंदर आई, पूरा घर एक सुनहरी आभा में नहा उठा। घर का हर कोना उनकी हैसियत और सादगी के संतुलन को दर्शा रहा था। ऊंची छतें, झूमरों की हल्की रोशनी, दीवारों पर सजी क्लासिक पेंटिंग्स, सलीके से रखा गया फर्नीचर, और हर चीज़ में एक गरिमा जो दिखावे से नहीं बल्कि समझ से आती है। अनुराग जी अपने कमरे में ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। सलीके से प्रेस किया हुआ सूट पहनते हुए उनकी नज़रें कभी आईने पर जाती तो कभी टेबल पर रखी फाइल्स पर, जैसे उनका दिमाग पहले ही दिन के काम में लग चुका हो। वहीं दूसरी तरफ नीचे हॉल में हल्की हल्की आवाज़ें गूंज रही थी। सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरती हुई एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। निया हल्के पेस्टल रंग के एलिगेंट आउटफिट में, खुले बाल और चेहरे पर एक मासूम सी चमक। उसकी चाल में एक सहज आत्मविश्वास था। वो नीचे आई तो नीलिमा सोफे पर बैठी कुछ काम देख रही थी। गुड मॉर्निंग मम्मा, निया ने पास आकर उन्हें गले से लगाया। गुड मॉर्निंग बेटा, नीलिमा जी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। तभी ऊपर से उतरते हुए अनुराग जी भी हाल में आ गए। उन्होंने एक नज़र अपनी बेटी पर डाली और हल्के से मुस्कुरा दिए। बहुत सुंदर लग रही हो बेटा, निया ने शर्माते हुए कहा। थैंक यू डैड। फिर अनुराग जी ने अचानक पूछा, और सुनो, अपने साहबजादे को फ़ोन किया तुमने? नीलिमा ने उनकी तरफ देखा। किया था, कह रहा था कि बहुत काम है, आने में थोड़ा टाइम लगेगा। यह सुनते ही अनुराग जी का चेहरा हल्का सा सख्त हो गया। काम? अपनी बहन की शादी से भी ज़्यादा ज़रूरी काम? उनकी आवाज़ में नाराज़गी साफ थी। अगले हफ्ते शादी है और साहबजादे को टाइम नहीं है आने का। इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था। मैं अपनी बहन को पलकों पर रखूँगा, कोई नज़र उठाकर नहीं देख पाएगा। ऐसा शादी करूँगा कि सारा शहर देखेगा। और आज देखो, काम ज़रूरी हो गया। नीलिमा ने धीरे से कहा। आप शांत हो जाइए, मैं अभी फ़ोन लगाती हूँ। उन्होंने फ़ोन मिलाया और स्पीकर ऑन करके अनुराग जी को दे दिया। कुछ सेकंड बाद उधर से एक भारी लेकिन सधे हुए लहजे में आवाज़ आई। हेलो, अनुराग जी ने तुरंत कहा। क्या हो रहा है साहबजादे, और कब आ रहे हो इस छोटे से शहर लखनऊ में अपनी बुआ और फूफा को दर्शन देने और अपनी बहन की शादी की जिम्मेदारी उठाने? उधर कुछ पल की खामोशी के बाद आवाज़ आई। फूफा जी, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, मेरी बहन की शादी की तैयारी मैं यहीं से शुरू करवा दूंगा। बस कुछ ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं अभी आ नहीं पा रहा हूँ। वो आवाज़ किसी और की नहीं, सम्राट की ही थी। वही सम्राट मल्होत्रा जिसकी दुनिया में हर चीज़ उसके इशारे पर चलती थी। तभी निया ने तुरंत आगे बढ़कर फ़ोन अपने हाथ में ले लिया। दिस इज़ नॉट फेयर भाई, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे मेरी शादी के हर एक फंक्शन में मेरा भाई मेरे सामने चाहिए, वरना मैं एक भी फंक्शन नहीं करूँगी, यह आप जान लो।
उसकी आवाज़ में गुस्सा था, लेकिन उससे ज़्यादा अपने भाई के लिए प्यार और हक था। उधर से हल्की हंसी आई। अरे, ऐसा हो सकता है क्या कि मेरी लाडो की शादी हो और मैं ना आऊँ? आज तक मैंने तेरा एक बर्थडे भी मिस किया है। उसकी आवाज़ नरम पड़ गई। तू तो मेरी जान है, मैं ज़रूर आऊँगा, तू चिंता मत कर। बस थोड़ा सा काम अटका हुआ है, मैं सब छोड़कर तेरे पास आ जाऊँगा, उसने हल्के से हंसते हुए कहा। तू समझ सकती है ना, करोड़ों का प्रोजेक्ट है। निया की आंखें नम हो गई, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। मैं समझती हूँ भाई, मैं ये भी जानती हूँ कि आपके लिए मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन आप भी समझो ना, अगर आप मेरे किसी फंक्शन में नहीं रहे तो मैं काम चला लूँगी, पर ये मत भूलना कि अगर आपकी जान मुझ में बसती है तो मेरी जान भी आप में बसती है। और मेरा एक ही शौक़ है, मेरा भाई मेरी शादी के हर एक फंक्शन में मेरे साथ रहे। उसके शब्द सीधे सम्राट के दिल तक पहुँचे। कुछ पल के लिए इधर खामोशी छा गई। सम्राट की आंखों में नमी उतर आई। ऐसा नहीं होगा बच्चा, मैं तेरे हर फंक्शन में तेरे सामने रहूँगा, तू बस मुस्कुराती रह, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। निया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है भाई, लेकिन जल्दी आना। फिर थोड़ी शरारत से बोली। वैसे अगर आपने शादी कर ली होती ना तो मेरी भाभी मेरे सारे फंक्शन संभाल लेती, मुझे आपसे शिकायत ही नहीं होती। ये सुनते ही सम्राट कुछ पल के लिए खामोश हो गया। उसकी नज़रें कहीं दूर अतीत की तरफ चली गईं, उस रात की तरफ और उस लड़की की तरफ जो बिना कुछ कहे उसकी ज़िंदगी से गायब हो गई थी। अगर वो नहीं गई होती, उसके मन में जैसे एक अधूरा वाक्य रह गया तो शायद आज, लेकिन उसने खुद को संभाला। किसी के साथ एक रात बिताने के बाद मैं किसी और को कैसे अपनी ज़िंदगी में जगह दे दूँ, कैसे शामिल कर लूँ? उसके मन में ये सवाल आज भी उतना ही जिंदा था। पता नहीं वो कहाँ चली गई, ज़मीन निगल गई या आसमान। मैंने हर जगह ढूंढा पर वो मिली ही नहीं। तभी निया की आवाज़ ने उसे वापस खींचा। भाई, कहाँ खो गए हैं आप? सम्राट ने खुद को संभाला। कुछ नहीं बच्चा, तू चिंता मत कर, मैं कोशिश करूँगा कि तेरे हर फंक्शन में रहूँ, लेकिन अगर कभी थोड़ा उलझ जाऊँ तो नाराज़ मत होना बच्चा। ये समझना कि तेरे भाई का प्यार हमेशा तेरे साथ है। तू मेरी ज़िंदगी है लाडो, आई लव यू। निया की आंखों से आंसू बह निकले। आई लव यू टू भाई, बस जल्दी आ जाना, मुझे आपको हग करने का बहुत मन कर रहा है। उसकी आवाज़ भर्रा गई। सम्राट ने एक गहरी सांस ली। मैं कोशिश करूँगा, मुझे कमज़ोर मत कर, जल्दी आऊँगा तेरे पास, आई लव यू वेरी मच। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। हॉल में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। निया की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। नीलिमा ने उसे अपने पास खींचकर गले लगा लिया। अनुराग जी भी उस पल को चुपचाप महसूस कर रहे थे। उस बातचीत में सिर्फ शब्द नहीं थे, एक भाई का वादा था, एक बहन का हक था और एक रिश्ता था जो दूरी के बावजूद उतना ही मजबूत था जैसे कभी टूटा ही ना हो। शाम ढलने लगी थी और घर के भीतर हल्की रोशनी में हर चीज़ और भी निखर कर सामने आ रही थी। निया अपने कमरे में खड़े शीशे के सामने खुद को देख रही थी। उसने आज के लिए एक बेहद खूबसूरत आउटफिट चुना था। सॉफ्ट कलर की ड्रेस, हल्का सा मेकअप, खुले बाल जो उसके चेहरे को और भी मासूम बना रहे थे। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। आज वो अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। उसने जल्दी जल्दी अपने फ़ोन और पर्स को उठाया और नीचे हॉल में आ गई, जहां अनुराग जी और नीलिमा पहले से बैठे थे। डैड, मम्मा, मैं जा रही हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नीलिमा जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और प्यार से बोली, बहुत प्यारी लग रही हो। अनुराग जी ने भी हल्की मुस्कान दी। जल्दी आ जाना बेटा। जी डैड, कहकर निया ने दोनों को हल्का सा गले लगाया और बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही घर में एक अजीब सी खामोशी उतर आई, जैसे उस चहकती आवाज़ के जाने से घर भी थोड़ा खाली हो गया हो। अनुराग जी ने एक गहरी सांस ली और सोफे पर पीछे टिक गए। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का, उनकी आवाज़ में चिंता थी। नीलिमा ने उनकी तरफ देखा। आप फिर से उसी के बारे में सोच रहे हैं ना? अनुराग जी ने बिना कुछ कहे बस आंखें बंद कर ली। नीलिमा धीरे से उनके पास आकर बैठ गई। एक बात कहूँ, उन्होंने नरमी से कहा। अनुराग जी ने आंखें खोली। हाँ बोलो। नीलिमा ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, भैया और भाभी के जाने के बाद आपने सम्राट को कभी भी अपने बच्चे से कम नहीं समझा।
बल्कि उससे भी ज़्यादा प्यार दिया, लेकिन फिर भी आप उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते कि शादी करना कितना ज़रूरी है। उनकी आवाज़ में शिकायत नहीं, बस चिंता थी। आखिर कब तक वो अकेला रहेगा? ज़िंदगी ऐसे कैसे कटेगी उसकी? अनुराग जी चुपचाप उनकी बातें सुनती रहे। नीलिमा आगे बोली, अगर हमने उसे अपने बेटे की तरह पाला है तो क्या वो भी हमें अपने माँ बाप से कम प्यार नहीं करता है? हर बात मानता है, फिर शादी के मामले में वो हर बार हमारी बात क्यों टाल देता है? उसके मन में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश तो कीजिए। उनकी आंखों में सच्ची चिंता थी। अनुराग जी ने गहरी सांस ली। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की नीलिमा? उनकी आवाज़ भारी हो गई। कितनी बार बात करने की कोशिश की है उससे, लेकिन वो हर बार बात को घुमा देता है या टाल देता है, जैसे इस टॉपिक से उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, या शायद फ़र्क इतना पड़ता है कि वो बात ही नहीं करना चाहता। उन्होंने नज़रें झुका ली। जब तक वो खुद कुछ नहीं बताएगा मैं कैसे समझूं कि उसके मन में क्या है? कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, लेकिन इस बार अनुराग जी ने धीरे से कहा, इस बार मैं बात करूंगा उससे नीलिमा। निया की शादी में जब वो आएगा तब मैं उसे बिना जाने नहीं जाने दूंगा। जो भी है उसके दिल में, उसे बाहर निकालना ही होगा। उनकी आवाज़ में इस बार एक दृढ़ता थी। नीलिमा ने उनकी तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, अब समय आ गया है उसे समझाने का भी और समझने का भी, उन्होंने धीरे से कहा। उनके चेहरे पर एक उम्मीद थी, शायद इस बार कुछ बदलेगा। शायद इस बार सम्राट अपने दिल के दरवाजे खोल देगा और शायद उसकी ज़िंदगी में भी वो खालीपन भर जाएगा जिसे वो सालों से अपने अंदर लिए घूम रहा है। क्या सम्राट आएगा निया की शादी में और सिया से उसकी मुलाकात होगी तो सम्राट का क्या रिएक्शन होगा? आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।